तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आरसीएफएल यानी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा जो मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी निकाली गई है डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। तो हालांकि उससे पहले हमारे सामने उसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। इसमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है आरसीएफएल यानी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा निकाली गई है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है, एक नवरत्न कंपनी है ये। यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी कंप्यूटर और भी बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ से बस मैं एक की जानकारी आपको देता हूँ, और उसके बाद आप लोग मतलब पूरी आप जिस भी पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं उसकी जानकारी आप लोग इसको इस नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। तो जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल पोस्ट कोड यहाँ दे दी गई है, पोस्ट का नाम यहाँ पे है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए 32 है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिटेल्स दे दी गई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन यानी अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल के लिए फिल करते हैं तो इतने सारे क्वालिफिकेशन है कि आपके पास 4 साल की बी या फिर बीटेक की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में। जितने भी आपके जो क्वालिफिकेशन, इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। और सारे क्वालिफिकेशन यूजीसी या फिर एआईसीटीई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास इस तरीके की क्वालिफिकेशन हो सकती है कि 3 साल की फुल टाइम बी बीटेक इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग हो सकती है, या फिर 3 साल की रेगुलर फुल टाइम बी बीटेक जो हो सकती है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग एक बार अच्छे तरीके से, यानी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ये सिंपल बात है। अब यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज की बात कर दी गई है। तो मिनिमम परसेंटेज कहा जा रहा है कि मिनिमम 60%, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से फील करते हैं तो आपको 60%, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से फील करते हैं तो आपकी फाइनल ईयर की जो इंजीनियरिंग में है उसमें जो है 55% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस और या फिर ओबीसी से फील करते हैं तो 60%, एससी एसटी से फील करते हैं तो 55%। अब जहां पे भी आपका सीजीपीए या फिर ओजीपीए सिस्टम एप्लीकेबल है, यानी सीजीपीए या फिर ओजीपीए में आपको डिग्री दिया जाता है, वहां पे इसके इक्विवेलेंट यानी 60% या फिर उसके एससी एसटी के 55% के इक्विवेलेंट आपकी सीजीपीए या फिर ओजीपीए होनी चाहिए। ठीक है, अब मिनिमम एज लिमिट की बात कर दी गई तो 1 फरवरी 2026 तक अदर और ईडब्ल्यूएस की जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए यहाँ पे 27 साल होनी चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो है 32 साल होनी चाहिए। ठीक है, और ओबीसी एनसीएल के लिए 30 साल होनी चाहिए। आप लोग इसको एक बार अच्छे से, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये सारे पोस्ट पर एप्लीकेबल हो गए, चाहे आप जिस भी मतलब ये से फील करें। अगर आप कंप्यूटर साइंस से फील करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर साइंस में बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल से करते हैं तो बीई बीटेक की यानी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे और सबकी जो एज लिमिट है, सबकी जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो सेम है। ठीक है, अब एडिशनल कंसेशन जो 1984 के जो सिख दंगा हुआ था, उनके अगर कोई चिल्ड्रन है या फिर फैमिली मेंबर है तो उनको 5 साल का एडिशनल कंसेशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस पीडीएफ में से जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं उसकी जानकारी ले लें कि उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे तरीके से उसको देख लें। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात कर दी गई है, तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और साथ ही फीमेल कैंडिडेट जो भी है उन लोगों को किसी भी तरीके का एप्लीकेशन नहीं लगने वाला है रजिस्ट्रेशन के टाइम। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की भी बात यहाँ पे बता दी गई है। अदर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पे बता दी गई है, आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, इसके बाद आपकी जो कट ऑफ डेट है, यानी जो डेट ऑफ रिकॉग्निक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो रिकॉग्निक डेट है, कट ऑफ डेट है, वो 1 फरवरी 2026 तक की है। ठीक है, अब इन सारे कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितने भी कैटेगरी हैं, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो, उन सभी लोगों को नॉन रिफंडेबल 1000 रुपीज का एप्लीकेशन फी यहाँ पे लगने वाला है। तो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि मतलब आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या रहने वाली है। अब यहाँ पे सैलरी और अदर बेनिफिट की बात करी गई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पर एस्टैब्लिश किए जाएंगे, यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट उनको ऑफर किया जाएगा। उनकी जो पर मंथ सैलरी होगी 60,000 होगी, और साथ में जो है फ्री लॉजिंग फैसिलिटी, यानी उनको रहने की सुविधा दी जाएगी, जो यानी कंपनी का जो क्वार्टर है वो दिया जाएगा, और साथ ही ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मेडिकल फैसिलिटी भी उनको दिया जाएगा। ठीक है, और मतलब जो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सारी चीजें उनको दी जाएगी। फिर 1 ईयर की जो है उनकी ट्रेनिंग होगी, यानी उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 ईयर का होगा, यानी ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का होगा। जब आप 1 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद आपको E1 ग्रेड का स्केल पे मिलेगा, जिसमें से 40,000 बेसिक से लेकर 1,40,000 तक आपका बेसिक पे रहेगा मंथली, और उसी के साथ आपका जो भी टीए डीए एचआरए यानी VDA ये सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाले हैं, जितने भी अलाउंसेस और पर्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मतलब करके आपकी जो मंथली सैलरी जो होगी वो 86,320 आपको मिलने वाली है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्टेड लोकेशन अदर देन ट्रॉम्बे एंड थाल, यानी अगर इस लोकेशन से दूसरे जगह पे ये किया जाएगा तो उनको एक फिक्स अलाउंस 5,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। यानी अगर आपका ट्रॉम्बे और थाल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पे होता है तो उनको 5,000 रुपए का मतलब पर मंथ अलाउंस दिया जाएगा। और साथ अच्छा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे उनको 2 लाख रुपए का एक डिपॉजिट करना होगा, एक बॉन्ड अमाउंट। ठीक है,
कि आप 4 साल के लिए मतलब कंपनी को छोड़ करके नहीं जाएँगे, यानी आरसीएफएल को यहाँ पे छोड़ करके नहीं जाएँगे। प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर का होगा, जैसा मैंने पहले कहा था। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 पार्ट में होगा। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें 80% होगा और पर्सनल इंटरव्यू 20% होगा, ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट जो है आपका सीबीटी बेस्ड होगा, ठीक है? जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखी रहेगी कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पे होगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन की ये बता दी गई है कि ऑनलाइन टेस्ट आपका 80%, पर्सनल इंटरव्यू जो है वो 20%, यहाँ पे आपको 100% टोटल आपका एग्जाम होगा। आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी मतलब सीबीटी जो टेस्ट है उसमें किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे प्री एम्प्लॉयमेंट जो मेडिकल एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेस बता दी गई है, तो मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस को बताऊंगा। इसमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स थी उसकी जानकारी हमने आप लोगों को दे दी है। अब अगर आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके एक बार इसको अच्छे तरीके से चेकआउट कर लें, राइट आउट कर लें। इसके बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट का जो भी फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे डालना है, दोबारा से यहाँ पे फर्स्ट नेम को डाल करके कंफर्म करना है, यानी कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, दोबारा से उसी नाम को यहाँ पे डाल के कंफर्म करना है। इसके बाद कैंडिडेट का जो भी मिडिल नेम है, मिडिल नेम यहाँ पे डालना है, मिडिल नेम को दोबारा से यहाँ पे डाल के कंफर्म करना है, लास्ट नेम यहाँ पे डालना है, लास्ट नेम यहाँ पे डाल के कंफर्म करना है। अगर कैंडिडेट का मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो इन दोनों को छोड़ देना है, सिर्फ फर्स्ट नेम डालना है और कंफर्म फर्स्ट नेम करना है। कैंडिडेट का जो पूरा नाम है वो यहाँ पे हमें प्रिंट होकर नजर आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट की जो मोबाइल नंबर है, जो भी मोबाइल नंबर है कैंडिडेट का वो हम यहाँ पे डालेंगे, दोबारा से सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल के कंफर्म करेंगे। अगर कैंडिडेट का कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो उस अल्टरनेट मोबाइल नंबर को यहाँ पे हम डालेंगे, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट के ईमेल आईडी को डालेंगे, ईमेल आईडी वाले कॉलम में। तो मान लीजिए कैंडिडेट का जो ईमेल आईडी है वो google@gmail.com है, तो यहाँ पर सिर्फ इस वाले कॉलम में गूगल लिखना है, @ देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, और यहाँ से डोमेन चूज कर लेना है कि gmail.com, hotmail.com, live.com, readymail.com जो भी है वो यहाँ से हमें चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो है कंफर्म ईमेल आईडी, यानी यहाँ पे जो ईमेल आईडी को है पूरा हमें डालना है, यानी google@gmail.com यहाँ पे हमें डालना है। इसके बाद ये जो आपको सिक्योरिटी कोड नजर आ रहा है, यानी ये जो कैप्चा नजर आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाले सेक्शन में चलाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर हमें हमारा नजर आ जाता है और यहाँ पे ईमेल आईडी। ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को हम आसानी से यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे फिल कर लेंगे, सही सही फिल करने के बाद यहाँ पे जो है ये जो मोबाइल नंबर वाला सेंड ओटीपी वाला बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर हमें एक ओटीपी रिसीव हो जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे हमें फिल करना है और फिर वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। दोबारा से हमें इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद अब ईमेल आईडी वाली ओटीपी वाली जो ये है यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। हमारे ईमेल आईडी पर भी हमें एक ओटीपी रिसीव हो जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई करवा लेना है। इसके बाद यहाँ तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन कर लेने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। हमारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। हमारा इन फ्यूचर अगर हम लॉगिन करके कुछ मतलब फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहें तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे स्कैन्ड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट का जो स्कैन्ड फोटोग्राफ है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। उसकी जो गाइडलाइंस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पे फोटोग्राफ इमेज की जो साइज बता दी गई कि 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मस्ट पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो होनी चाहिए, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कि उसकी डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल और उसकी जो साइज है 20 से 50 केबी होनी चाहिए, 50 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें लाइव फोटो भी अपलोड करनी होगी, तो लाइव फोटो अपलोड करने की जो फोटोग्राफ कैप्चर करने की गाइडलाइन यहाँ पे बता दी गई है, ठीक है, उसकी डू एंड डोंट्स मतलब ये बता दी गई है। अब यहाँ पे सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात बता दी गई कि सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए, डायमेंशन इतनी होनी चाहिए, फाइल साइज 10 से 20 केबी के बीच होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट के लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात बता दी गई कि व्हाइट पेपर ब्लैक या ब्लू इंक से होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन फाइल साइज 20 से 50 केबी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन भी देना होगा अंग्रेजी में व्हाइट पेपर पर लिख करके ब्लैक इंक से। तो क्या डिक्लेरेशन देना है वो मैं आपको इसके बारे में जानकारी में बाद में दूंगा, ठीक है। तो जो मेन मेन चीज थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दी। तो यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करके हम यहाँ पे लाइव फोटो हम तो जो मेन मेन जानकारी थी वो अभी मैंने आप लोगों को बता दी, जो मेन मेन डॉक्यूमेंट की जानकारी थी। अब यहाँ पे ब्राउज वाले बटन पर क्लिक करके हम कैंडिडेट का जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है हम उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, फोटो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब अगर हम अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में हमारा वेबकैम है तो यहाँ पर कैप्चर फोटो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और लाइव फोटो को हम अपना यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अगर नहीं है तो हम अपने मोबाइल के क्यूआर कोड स्कैनर से यहाँ पे क्लिक है टू स्कैन वाले बटन पर क्लिक करते हैं और मोबाइल के क्यूआर कोड स्कैनर से इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हमें एक लिंक जनरेट होगी, उस लिंक को हम किसी ब्राउजर में डाल देंगे। ब्राउजर में पेस्ट करने के बाद जो है वहां पे हम लाइव फोटो अपलोड कर देंगे। तो जो भी लाइव फोटो होगी हमारी वो यहाँ पे हमें नजर आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आई कंफर्म वाले बॉक्स को चेक करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन। अब मतलब कैंडिडेट के जो भी स्कैन सिग्नेचर है वो हमें यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो उसकी गाइडलाइन मैंने पहले बता दी, हालांकि दोबारा आप इस गाइडलाइन पर क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पर चेक करके यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब फोटो एंड सिग्नेचर को सही तरीके से अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। अब यहाँ पे हमें पोस्ट सिलेक्शन करना है, तो जिस भी पोस्ट के लिए हम यहाँ पे फिल करना चाहते हैं उस पोस्ट को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद जो भी हमारी कैटेगरी है, यहाँ पे अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार आपने कैटेगरी चूज कर ली तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपने कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम 40% डिसेबल पर्सन है या फिर उससे ज्यादा पर्सन डिसेबल है। अगर है तो यस करेंगे, यहाँ पे डिसेबिलिटी की कैटेगरी चूज करेंगे, उसकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे हम चूज करेंगे, ठीक है। फिर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमें कंपेंसेटरी चाहिए। ये सारी चीजें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, यानी कंपेंसेटरी मतलब किसी भी तरीके की छूट चाहिए तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें मतलब हमें फिल करनी है कि अगर हम सेरिब्रल पाल्सी है, राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है तो यहाँ पे यस करना है। अगर मतलब कुछ छूट चाहिए, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कुछ ज्यादा टाइम चाहिए तो यस करना है। अगर डोमिनेट यानी राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, जिस हाथ से लिखते हैं वो अफेक्टेड है तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का कंपेंसेटरी नहीं चाहिए तो नो करेंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि डू यू इंटेंड टू यूज द सर्विस ऑफ स्क्राइब, यानी किसी भी तरीके की सर्विस हम चाहते हैं कि व्हील चेयर वगैरह अगर हम मतलब ये है तो अगर अगर हम पर्सन विथ डिसेबल है तो ये सारी चीजें हमें फिल करनी है। अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगी। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, यानी अगर आप कोई ऐसे बच्चे हैं या कि ऐसे फैमिली के मेंबर हैं जिनके परिवार के लोग 1984 के दंगे में मारे गए थे, अगर है तो यस करिए, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिलीजन टू विच यू बिलोंग, यानी जो भी आपकी सोशल रिलीजन है ये आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो वाले बटन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस मंथ में डालिए, यानी अगर मान के चलिए आपने 5 साल मतलब ये की है, सर्विस दी है, तो आपको यहाँ पे देना है 60 मंथ, ठीक है। 60 आपको टाइप करना है, ठीक है। अदरवाइज एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे आपको नो वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ऑटोमेटिक लॉक रहेगी। यहाँ पे आपको जो है सिटीजनशिप में इंडियन चूज कर लेनी है। अब यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए कंसेंट देना है तो आपको यस करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे इस लिस्ट में से आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो भी आपकी नियरेस्ट सेंटर है आप चूज कर लेंगे। आप मैक्सिमम जो है 3 सेंटर चूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ से एक बार अच्छे तरीके से सेंटर चूज कर लें। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी डे मंथ ईयर के फॉर्म में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे 1 फरवरी 2026 तक जो भी मतलब जितनी भी एज रहेगी आपकी वो यहाँ पे काउंट होकर चली आएगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे कैंडिडेट की जो भी जेंडर है वो यहाँ पे हमें चूज कर लेनी है, मेल फीमेल अदर जो भी है वो यहाँ पे चूज कर लेनी है। अब कैंडिडेट का अगर कोई जुड़वा भाई है तो यहाँ पे यस करना है, उसका मतलब जुड़वा भाई का जो है जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है जो भी है वो यहाँ पे चूज कर लेना है, उसका नाम यहाँ पे दे देना है, ठीक है, कि जुड़वा का नाम क्या है। अगर कैंडिडेट का कोई जुड़वा भाई या बहन नहीं है तो यहाँ पे नो करना है, ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। कैंडिडेट की मैरिटल स्टेटस यहाँ पे चूज करनी है कि अनमेरिड है मैरिड है जो भी है यहाँ पे चूज कर लेनी है। कैंडिडेट के फादर का नाम यहाँ पर डाल देना है पूरा। इसके बाद मदर नेम वाले कॉलम में कैंडिडेट के पूरी माँ का नाम यहाँ पे डाल देना है। कैंडिडेट अगर शादीशुदा होता तो ये कॉलम अनलॉक रहता और यहाँ पे कैंडिडेट के स्पाउस का नाम देना होता, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो कैंडिडेट के जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पे डालेंगे। एड्रेस लाइन 1 में डालेंगे कैंडिडेट की कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, 2, 3 में भी डालेंगे। 2, 3 हालांकि ऑप्शनल है, अगर शॉर्ट एड्रेस है तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की वो यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस, करंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डाल देना है। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको चेक कर देना है, जिससे कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो इसको अनचेक ही रहने देना है और परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर कैंडिडेट का जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन रहती है कि हमें जीएसटी इनवॉइसिंग करंट एड्रेस पे करवानी है या फिर परमानेंट एड्रेस पे, तो यहाँ पे हम चूज कर सकते थे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब बैंक डिटेल्स सारे ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम यहाँ पे देना है, यानी अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे देना है, बैंक और ब्रांच का नाम यहाँ पे देना है। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालनी है। दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है। टाइप ऑफ अकाउंट, जिस भी टाइप की अकाउंट है वो यहाँ पे चूज कर लेनी है। यहाँ पे आईएफएससी कोड, जो भी कैंडिडेट का आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद एमआईसीआर कोड, ठीक है, आपके पासबुक के फर्स्ट पेज पर एमआईसीआर कोड यहाँ पे प्रिंट रहेगा, यहाँ पे आपको डाल देना है। अब जो भी एप्लीकेबल फी है कैंडिडेट की, ठीक है, यानी अगर कोई अनरिजर्व्ड ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से फिल करता है तो उसकी एप्लीकेबल फी यहाँ पे नजर आ जाती है। हमने एससी कैटेगरी से फिल किया है तो यहाँ पे हमें नील दिखा रहा है। इन सारी चीजों को करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करना है। योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। अगर हमने कोई कॉलम फिल नहीं किया हुआ रहता तो यहाँ पे हमें एरर नजर आता कि हमने वो पार्टिकुलर कॉलम फिल नहीं की है। इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे।
तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज वाले सेक्शन में चले आए हैं। यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन, यहाँ पे चूज करेंगे कि हमने कौन सी कोर्स की है। जैसे हमने कंप्यूटर साइंस के लिए फिल किया था, तो यहाँ पे इनमें से जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड हमने कोर्स किया है वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद डेट ऑफ पासिंग हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमें यहाँ पे डालना है और जिस भी क्लास या फिर ग्रेड से हम पास हुए हैं वो यहाँ पे हमें डाल देना है। अब अगर हमने डुअल इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग की है तो हम वो यहाँ पे डाल देंगे, उसकी डेट ऑफ पासिंग, ठीक, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और यहाँ पे क्लास ग्रेड डाल देंगे। अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएट भी की हुई है यानी एमटेक भी की हुई है तो उसकी जानकारी दे देंगे, पीएचडी की हुई है तो उसकी भी जानकारी दे देंगे। हालांकि ये सारी चीजें मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए जो है 4 ईयर का ग्रेजुएशन मतलब इंजीनियरिंग डिग्री मैंडेटरी है। तो अगर आपको डालना है तो आप इसको डाल सकते हैं, अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव रेगुलर एंड फुल टाइम डुअल इंटीग्रेटेड अलाइड डिग्री, अगर है तो यहाँ पे यस करिए और उस अलाइड डिग्री डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री का नाम दीजिए, अदरवाइज नो वाले बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे आप यस करिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर पोजीशन रिसेंटली, अगर आपने किसी दूसरे पोजीशन के लिए भी अप्लाई किया है तो यस करिए, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करिए। यस करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा कि कौन से मतलब पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन शिफ्ट इन जनरल शिफ्ट एज पर रिक्वायरमेंट, तो आपको यहाँ पे यस पर क्लिक करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की कानूनी कार्यवाही या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंक्वायरी पेंडिंग है आपके अगेंस्ट में, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे अगर कुछ भी नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर फेस्ड एनी एक्स्ट्राडिशन डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग और एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, यानी ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं से डिपोर्ट किए गए हैं या फिर इन्फिल्ट्रेट किए गए हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नो करनी है। आप लोगों में से कई लोग मतलब मैक्सिमम लोग जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं हुआ होगा, अगर हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इफ यस देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एनओसी, अगर आप कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पीएसयू या फिर सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी सबमिट करना होगा, अगर कर रहे हैं तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है। आपके पास अब किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास कहीं भी कार्य करने का अनुभव है तो जहां पे आप काम किए हुए हैं यहाँ पे उसका नाम देना है, ठीक है। डेजिनेशन देनी है, जब से आपने ज्वाइन किया वो देना है और जब तक आपने किया है वो यहाँ पे आपको देना है। आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी और रीजन ऑफ लिविंग क्या थी, यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट हो जाएगा। अब और भी एक्सपीरियंस है तो एड मोर वाले बटन पर क्लिक करके और भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर आप करंट में कहीं काम कर रहे हैं तो यस करना है, और तो इससे ये होगा कि ये जो 2 वाला जो कॉलम है ये लॉक हो जाएगा और यहाँ पे आप जब से काम कर रहे हैं सिर्फ उसी डेट को डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी, अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो करना है, और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे लैंग्वेज नॉन वाले कॉलम में चले आएंगे, तो जिस भी लैंग्वेज को आप जानते हैं, जैसे सपोज करिए आप हिंदी को जानते हैं तो यहाँ पे हिंदी टाइप करेंगे, उसको आप रीड राइट स्पीक तीनों करना जानते हैं तो तीनों बटन ऑन कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश यहाँ पे लिख देना है, और इंग्लिश को सपोज करिए आप रीड और राइट करना जानते हैं, स्पीक करना नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे आपको इसको अनलॉक ही रहने देना है, यानी इस बटन को ऑन नहीं करना है, इन दोनों बटन को ऑन कर देना है, ठीक है। अब कोई तीसरी लैंग्वेज जानते हैं तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं, हालांकि सिर्फ एक लैंग्वेज जो है वो मैंडेटरी है और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को रीड राइट स्पीक करने आपको आनी चाहिए। इन सब चीजों को करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करना है। अब कैंडिडेट की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो नजर आ जाएगी, एक बार स्क्रॉल अप डाउन करके कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, अगर कुछ गलती हुई है तो बैक वाले बटन पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज इस डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके करना है, फाइनल सबमिशन को ओके करना है। अब रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में चले आए हैं। यहाँ पे देखिए इतनी सारी डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करनी होगी। सबसे पहले कैंडिडेट का लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था यहीं पे इसी नोटिफिकेशन में कि मतलब उसकी जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए और उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। तो आप लोग एक बार इसको आप अच्छे तरीके से देख लें, हालांकि मैं नोटिफिकेशन को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो मैंने हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में कहा था, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका कुछ ऐसा होगा, आपको एक व्हाइट पेपर पर ऐसा लिखना है, जैसे आई लिखना है, इसके बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल हो रहा है उस कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, इस स्पेस वाले पोजीशन पे। पेन से लिखना है, व्हाइट पेपर पर पेन से, ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन से लिखना है। इसके बाद ये सारा जो लिखा हुआ है इस सारी चीजों को यहाँ पे कॉपी कर देना है, मतलब इस सारी चीजों को पेन से ही लिखना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे पूरी फॉर्मेट सेम रहेगी, यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट का नाम चेंज रहेगा, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल हो रहा है उसका नाम यहाँ पे रहेगा। इसके बाद उसको स्कैन करके जेपीजी में कन्वर्ट करके उसको यहाँ पे जो है अपलोड करना है, ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन को। इसके बाद ये जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पीडीएफ में अपलोड करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ग्रुप में आप जो है 10th की जो मतलब सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। 10th की पासिंग सर्टिफिकेट दोबारा से यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद जो एचएस की मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, एचएस की पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। और ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है, यानी इंजीनियरिंग की जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करनी है।
इसके बाद यहाँ पे अगर किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में सीजीपीए ओजीपीए ग्रेड सिस्टम चलता है तो उसको हमें यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, सीजीपीए ओजीपीए अगर ग्रेड सिस्टम चलता है तो उसको हमें यहाँ पे अपलोड करना है, यानी कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो होता है, यानी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं और आपको सीजीपीए में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन केस ऑफ स्पेशलाइजेशन इज नॉट मेंशन इन मार्कशीट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेटर फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी स्पेसिफाइंग स्पेशलाइजेशन विल बी रिक्वायर्ड, यानी अगर आपकी डिग्री या फिर मार्कशीट में स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है कि आपने कौन से स्ट्रीम से किया हुआ है तो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आपको एक स्पेशलाइजेशन लेटर देगी कि आपने इस डिग्री से मतलब इस डिसिप्लिन से आपने जो है इस कोर्स को पास किया है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अब अगर किसी ने एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से फिल किया है तो उसको यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, चूज फाइल पर क्लिक करके कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, सिर्फ शुरुआत की जो दो चीजें हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट में, बाकी सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में। अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक करना है और इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है और हमें एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लेना है ताकि फ्यूचर रेफरेंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हम इसको प्रोड्यूस कर सकें। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।